अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड नंबर 5। एपिसोड का नाम है वी लाइट द वे। ये एक्चुअली हाई टावर हाउस का मोटो है। इस एपिसोड में प्रीवियस हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाई टावर के हाउस के रंग के बारे में बात की गई है। डिटेल में बताऊंगी जब वो सीन आएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है रिया रॉयस से। वो वेल में अपने घोड़े पर सवार हैं और इधर उधर टहल रही हैं। ये वही हैं जिन्हें डेमन टारगेरियन ब्रॉन्ज बिच कहकर बुलाता है। जब हम इस किरदार से मिलेंगे तो समझ में आएगा कि ये काफी इंडिपेंडेंट है और दिखती भी अच्छी है। डेमन पता नहीं क्यों इसके बारे में इतना ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है। शायद वो उसके कॉन्फिडेंस को पसंद नहीं करता या जो भी रीजन है, इन दोनों की बनती नहीं और शायद इसीलिए एक दूसरे के बारे में इधर उधर बकवास करते रहते हैं। रिया रॉयस के सामने अचानक डेमन प्रकट होता है। उसने खुद को एक हुड से ढका हुआ है। तो आखिर बिन बुलाए यहाँ पर आने की वजह क्या है? रिया उससे यही पूछ रही है। वो इस बात पर भी कमेंट करती है कि तुम्हारे भाई को शायद एहसास हो गया है कि तुम किसी काम के नहीं हो और इसीलिए उसने तुम्हें किंग्स लैंडिंग से निकाल दिया है। उसे इस बात का भी अंदाजा है कि राजा विसरिस ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है रेनेरा टारगेरियन को, यानी अपनी बेटी को, और डेमन के हाथ कुछ नहीं लगा है। वो रेनेरा को लेकर उसे टॉन्ट मारती है, लेकिन तभी बातों बातों में उसे एहसास हो जाता है कि डेमन यहाँ पर किसी खास मकसद से आया है। शायद वो रिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसा ही होता है। डेमन अचानक से कुछ हरकत करता है जिसकी वजह से रिया का घोड़ा अचानक बेलगाम हो जाता है और वो नीचे गिरती है, साथ ही साथ घोड़ा भी नीचे गिरता है। इस एक्सीडेंट में रिया बुरी तरह से जख्मी हो गई है। उसे मदद की ज़रूरत है, मगर यहाँ पर डेमन मौजूद है जो उसकी हेल्प नहीं करने वाला। वो यहाँ से जाने लगता है रिया को उसी हालत में छोड़कर, लेकिन वो उसे तंज मारती है फिर से और डेमन टारगेरियन यहाँ मौजूद एक पत्थर उठाता है और रिया रॉयस की तरफ बढ़ता है। हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन अंदाज़ा हो चुका है कि उसने जिस तरह से ऑफ स्क्रीन जाकर क्रैब फीडर को मारा था, वैसे ही उसने रिया रॉयस यानी कि अपनी पत्नी का भी कत्ल कर दिया है। चलते हैं ड्रिफ्ट मार्क, जहां पर प्रिंस रेनेरा खुद अपने पिता के साथ जा रही हैं। शिप पर किंग्स गार्ड के मेंबर सर क्रिस्टन कोल भी मौजूद हैं, जिनका प्रिंसेस रेनेरा के साथ अफेयर चल रहा है। ये लोग ड्रिफ्ट मार्क किसी मकसद से जा रहे हैं। किंग विसरिस कॉर्लिस वेलेरियन के बेटे लेनोर वेलेरियन से रेनेरा की शादी तय करना चाहते हैं। हमें नजर आएगा कि उनकी हालत काफी खराब है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो लगातार खांस रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी बॉडी पर कई सारी चोटों के निशान भी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इस एक्टर ने बताया कि उसके कैरेक्टर को इस शो में लेप्रेसी है, जिसे हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं। खैर, लंबे सफर के बाद ये लोग फाइनली ड्रिफ्ट मार्क पहुंचते हैं। यहाँ पर राजा का स्वागत करने के लिए खुद कॉर्लिस वेलेरियन नहीं आए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को भेजा है। लाइना वेलेरियन अब बड़ी हो चुकी है। इसे पता चल रहा है कि कई साल बीत चुके हैं। कॉर्लिस अपनी पावर दिखा रहा है और इसीलिए उसने खुद से जाकर राजा का स्वागत नहीं किया। इनफैक्ट उसे अपने दरबार में बुलाया। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो खुद को राजा से कम तो नहीं समझ रहा, हालांकि उसे राजा को योर ग्रेस कहकर बुलाना पड़ रहा है। जल्द ही कॉर्लिस की पत्नी रेनिस यहाँ आती है। वो किंग वेसरस की कज़न है और खुद एक टारगेरियन है। वो काफ़ी गर्मजोशी से अपने कज़न का स्वागत करती है, लेकिन जल्द ही इन्हें एहसास हो जाता है कि राजा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो किसी खास मकसद से यहाँ आया है। वो रेनेरा की शादी की बात करता है। ये बात सामने रखता है कि वो लेनोर से रेनेरा की शादी करना चाहता है। कॉर्लिस का कहना है कि ठीक है, मैं इस बात के लिए राजी हूँ, लेकिन जब रेनेरा और मेरे बेटे की औलाद होगी तो उसे टारगेरियन नाम ही दिया जाएगा। राजा इस बात के लिए पूरी तरह से राजी तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, रेनेरा और लेनोर के जो बच्चे होंगे उन्हें वेलेरियन नाम दिया जा सकता है, लेकिन जो भी पहला उत्तराधिकारी होगा, जो भी कुर्सी पर बैठेगा, उसे टारगेरियन सरनेम का ही इस्तेमाल करना होगा। यानी कि जो बच्चा राजा बनेगा या रानी बनेगा वो टारगेरियन कहलाएगा, लेकिन बाकी बच्चों को वेलेरियन सरनेम ही दिया जाएगा। कॉर्लिस और रेनिस इस बात के लिए हामी भर देते हैं। आपको याद होगा कि हाउस वेलेरियन भी वेलेरिया से ही वेस्टरॉस में आए थे। हालांकि इन लोगों के पास कभी ड्रैगन्स नहीं होते थे, इसीलिए ये कभी भी टारगेरियन से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन टारगेरियंस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का ये जो मौका मिल रहा है कॉर्लिस को, वो उसे अप्रिशिएट करता है। साथ ही रेनेरा और लेनोर की मुलाकात दिखाई जाती है। एक तरह से ये ओपन सीक्रेट है कि लेनोर गे है, उसे लड़कियों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। रेनेरा भी इस बात को जानती है। ये लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि इन दोनों की ही सेक्सुअल प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, ऐसे में ये साथ में कैसे रहेंगे।
बीच का रास्ता निकलता है कि ये दोनों ही ओपन रिलेशनशिप को अपनाएंगे और अपनी फैमिली के लिए शादी करेंगे और ड्यूटीज़ को निभाएंगे, लेकिन साथ ही इन दोनों की ही पर्सनल लाइफ होगी जिसमें ये खुश रह सकते हैं। लेनोर को ये आइडिया अच्छा लग रहा है। वो बाद में जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलता है तो इस बात को क्लियरली सामने रखता है। उसे बस इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि प्रिंसेस रेनेरा का बॉयफ्रेंड कौन है। इसी बात पर चलते हैं सर क्रिस्टन के पास, जो उदास नज़र आ रहे हैं। वो इस जगह से भागना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर वो नैरो सी के पार चले जाएं तो वहाँ पर वेस्टेरोस के लोगों से बचकर रह सकते हैं। प्लानिंग ये है कि रेनेरा भी उनके साथ चले और ये किसी प्रेमी प्रेमिका की तरह दुनिया की नज़रों से बचकर जिएं। हालांकि रेनेरा ऐसा नहीं चाहती, उसे रानी बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो कहती है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहती हूँ और ये जो राजगद्दी है, जो एगॉन टारगेरियन का सपना था, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मतलब वो यही सारी बातें उसे बताना चाहती है, मगर क्रिस्टन टारगेरियंस की लेगेसी में इंटरेस्टेड नहीं है। उसे बस ये लग रहा है कि रेनेरा जो है उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, उसे प्यार नहीं करती। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। रेनेरा के लिए क्रिस्टन कोल क्या चाहते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो क्रिस्टन कोल को कहती है कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और हम अपना अफेयर इसी तरह से चला सकते हैं। मैं किसी से भी शादी करूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर क्रिस्टन की ईगो को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो रेनेरा से नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें इस बात पर अफसोस हो रहा है कि उन्होंने किंग्स गार्ड की अपनी ओथ तोड़ दी। जब कोई भी शख्स किंग्स गार्ड में शामिल होता है तो वो सेलिबेसी की ओथ लेता है, यानी वो किसी के साथ भी हमबिस्तर नहीं हो सकता। एक किंग्स गार्ड के लिए अपनी ड्यूटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन इस किंग्स गार्ड का खुद प्रिंसेस के साथ ही अफेयर स्टार्ट हो चुका है और सर क्रिस्टन कोल को लग रहा है कि अगर वो रेनेरा से शादी कर लें तो शायद अपनी इस कसम को तोड़ने का जो दुख है उसे कम कर पाएं। अगर सिर्फ ये एक मीनिंगलेस अफेयर था तो सर क्रिस्टन कोल के लिए ये गिल्ट की बात है। चलते हैं किंग्स लैंडिंग, जहाँ का मौसम कुछ बदला बदला है। आसमान में बादल हैं और बारिश हो रही है। क्वीन एलिसेंट को शायद रिसेंटली पता चला है कि उनके पिता अब हैंड ऑफ द किंग नहीं रहे हैं। वो अपने पिता से मिलने जाती है क्योंकि वो यानी कि ऑटो हाईटावर किंग्स लैंडिंग से जा रहे हैं। वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम सेफ नहीं हो, तुम रेनेरा को जिंदगी भर सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि आगे चलकर वही तुम्हारे बच्चों को मरवा देगी। ऑटो हाईटावर का कहना है कि तुम्हें रेनेरा पर भरोसा करना छोड़ देना चाहिए और खुद अपने बेटे एगॉन को रूल करने के लिए तैयार करना चाहिए। ऑटो ने अपनी बेटी को खुद ही इस सिचुएशन में फंसाया है और अब जब वो खुद हैंड ऑफ द किंग नहीं रहा है तो उसे यहाँ से जाना पड़ रहा है। वो अपनी बेटी को समझाता है कि तुम्हें इस सिचुएशन से खुद डील करना पड़ेगा और उसे वो गले लगा लेता है। एलिसेंट रोती भी है। शायद इन दोनों के बीच ये पहला इमोशनल मोमेंट है जो हमने देखा है। इसके थोड़ी देर बाद ही एलिसेंट हमें किंग्स लैंडिंग के गार्डन में टहलती हुई नजर आती है। यहाँ पर लैरिस स्ट्रॉन्ग आते हैं। इस कैरेक्टर को हम पहले देख चुके हैं। ये फॉर्मर मास्टर ऑफ लॉज लायनल स्ट्रॉन्ग के बेटे हैं। लायनल स्ट्रॉन्ग अब हैंड ऑफ द किंग बन चुके हैं, यानी उन्होंने ऑटो हाईटावर की जगह ले ली है। लैरिस एलिसेंट से बात करता है और हमें एहसास होता है कि लैरिस के पास बहुत सारी खबरें हैं इधर उधर की। वो क्वीन एलिसेंट की पोजीशन समझ रहा है। वो उसे कहता है कि मुझे इस बात का अफसोस है कि आपके पिता यहाँ से चले गए हैं। वो एक अच्छे हैंड ऑफ द किंग थे। क्वीन भी जानती है कि लैरिस के पिता ही नए हैंड ऑफ द किंग हैं, तो इन दोनों के बीच जो इक्वेशन है वो टसल वाली हो सकती है। लेकिन लैरिस इस तरह के किसी भी नेगेटिव इमोशन को अपने और क्वीन के बीच नहीं आने देना चाहते। वो उसे कहते हैं कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं क्वीन को कि रेनेरा के कमरे में मेस्टर ने रात के वक्त एक पोशन पहुंचाया था, एक टी पहुंचाई थी। इस टी के बारे में मैंने आपको बताया था कि अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया में मून टी करके एक पोशन है जिसे अबॉर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलिसेंट को समझ में आ रहा है कि रेनेरा के कमरे में राजा के कहने पर मेस्टर ने अबॉर्शन का ये पोशन पहुंचाया है, तो ज़रूर क्वीन एलिसेंट से बातें छुपाई जा रही हैं। उसे एक तरह से लग रहा है कि रेनेरा और उसके पिता वेसेरस ने मिलकर एक टीम बना ली है जिसमें सिर्फ वो दोनों हैं और एलिसेंट उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। लेकिन उसके ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए लैरिस तैयार है, जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एलिसेंट इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। वो सर क्रिस्टन कोल को अपने कमरे में बुलाती है और कुछ सवाल करती है। वो उस रात के बारे में जानना चाहती है जब डेमन और रेनेरा गायब थे। उसे अभी तक ये नहीं पता है कि सर क्रिस्टन और रेनेरा के बीच क्या हुआ। एक लाइट इंटेरोगेशन शुरू होता है, लेकिन क्रिस्टन सब कुछ पहले ही उगल देता है। उसे पता नहीं होता कि डेमन को लेकर एलिसेंट सवाल कर रही है। उसे लगता है कि शायद उसके और रेनेरा के अफेयर के बारे में
क्वीन एलिसेंट को पता चल चुका है। कहता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मरवा दीजिए, मेरी बॉडी को किसी और तरह का नुकसान मत पहुँचाइए। क्वीन हैरान है, वो बिल्कुल सख्ते में आ गई है, उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई इतनी बड़ी बात कैसे हो गई और मुझे अंदाज़ा कैसे नहीं था। वो सर क्रिस्टन कोल को वहाँ से चुपचाप जाने के लिए कहती है और इस इन्फॉर्मेशन को वो कैसे इस्तेमाल करेगी आगे समझ में आएगा। प्रिंसेस रेनेरा टारगेरियन और लेनोर वेलेरियन की शादी होने वाली है। एक तरह का बड़ा समारोह होगा, रॉयल वेडिंग होगी, जिसके कुछ दिन पहले से ही दावतें शुरू हो जाएंगी। तो इन दावतों का आगाज़ हो चुका है। बहुत सारे गेस्ट्स आए हैं वेस्टेरोस के अलग अलग हिस्सों से। यहाँ पर प्रिंस डेमन भी आ चुके हैं। हालांकि प्रिंस डेमन को किंग्स लैंडिंग से निकाल दिया गया था, लेकिन उनके वापस यहाँ कदम रखने पर राजा कुछ खास रिएक्शन नहीं देते। वो बस ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये वापस जाए यहाँ से। वो आकर उसी तरह से डिनर टेबल पर बैठते हैं जैसे वो फैमिली का हिस्सा हैं। राजा खड़े होते हैं अपनी जगह से और स्पीच देना शुरू करते हैं, लेकिन तभी बीच स्पीच में वहाँ पहुँचती है क्वीन एलिसेंट, जो अपने अलग ही रुबाब में है। उसने ग्रीन कलर की एक ड्रेस पहनी हुई है। यहाँ पर मौजूद लोगों की बातचीत से पता चलता है कि ये जो ग्रीन कलर है, इस रंग का झंडा हाई टावर के लोग कब फैलाते हैं, तब जब वो जंग के लिए तैयार होते हैं। तो क्वीन एलिसेंट ने अपने हाउस का कलर पहना हुआ है, टारगेरियंस का कलर नहीं। उन्होंने राजा की स्पीच को बीच में ही रुकवा दिया है। शान से चलते हुए अपनी कुर्सी तक आती है, बैठती है और रेनेरा को स्टेप डॉटर कहकर एड्रेस करती है, उसका नाम नहीं लेती। तो उसने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है कि रेनेरा अब उसकी दोस्त नहीं है, उससे बातें छुपा रही है। तो एलिसेंट भी अब एक पॉलिटिकल पोजीशन लेकर चल रही है, जहां पर वो अपने हाउस को एम्ब्रेस कर रही है, ग्रीन कलर को अपना रही है और अब वो शायद सिर्फ अपने बच्चों के बारे में ही सोचने वाली है। यहाँ हाउस रॉयस भी मौजूद है, जो डेमन के यहाँ आने से खुश नजर नहीं आ रहा। इन लोगों को डेमन पर शक है। उन्हें लग रहा है कि भाई इतनी आसानी से रिया रॉयस कैसे मर गई। वो काफी केपेबल हंटर थी, कई बार इस तरह से फॉरेस्ट में जा चुकी थी अपने घोड़े के साथ, लेकिन जिस तरह से उसका चेहरा कुचला हुआ मिला, जरूर ये किसी तरह का एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि उसे मारा गया है। हाउस रॉयस का एक शख्स जो रिया रॉयस का कजन है, वो डेमन को कन्फ्रंट करता है। उससे कहता है कि जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की है, रिया ऐसे कैसे मर गई। डेमन उसे धमकाता है, कहता है कि रूनस्टोन, वो जगह जो रिया रॉयस इनहेरिट करने वाली थी, अब वो मेरी है, क्योंकि हमारी कोई औलाद नहीं थी। अब क्योंकि वो मर चुकी है तो उसका पति होने के नाते, उसका विडो होने के नाते वो जगह मुझे मिलेगी। इसी पार्टी में डांस शुरू होता है। डेमन यहाँ मौजूद लाइना वेलेरियन से फ्लर्ट करता है, साथ ही वो रेनेरा के भी पास आता है और उससे कहता है कि तुम इस तरह से शादी कर रही हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा। रेनेरा उसे भड़काने की कोशिश करती है, कहती है कि आपको इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किससे शादी कर रही हूँ। अगर आपको मुझ में इतना ही इंटरेस्ट है तो अभी यहाँ से चलते हैं ना, ड्रैगन्स पर बैठकर उड़कर चले जाते हैं। तभी आसपास से लड़ाई झगड़े की आवाज़ आने लगती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर छोटा सा राइट शुरू हो चुका है। हमें समझ में नहीं आता कि कौन किसको मार रहा है, हो क्या रहा है। इसी बीच सर हार्विन स्ट्रॉन्ग, जो हैरन हॉल के लॉर्ड हैं और लायनल स्ट्रॉन्ग के बड़े बेटे हैं, वो भीड़ के बीच चलते हुए प्रिंसेस को सेफ जगह लेकर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस भीड़ में से वो प्रिंसेस रेनेरा को बाहर निकालते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि डेमन आसपास कहीं नहीं है। और लड़ाई किसके बीच हो रही थी? सर क्रिस्टन कोल और लेनोर वेलेरियन के बॉयफ्रेंड की। सर क्रिस्टन कोल ने लेनोर के बॉयफ्रेंड को मार डाला है। हमें थोड़ी देर पहले ही दिखाया जा रहा था कि लेनोर का ये जो बॉयफ्रेंड है वो सर क्रिस्टन कोल से बात करने के लिए पहुंचता है। उसे इस बात में काफ़ी इंटरेस्ट था कि रेनेरा का अफेयर किससे चल रहा है। शायद उसके कमेंट ही क्रिस्टन को पसंद नहीं आए और वो काफ़ी गुस्से में भी था। वो रेनेरा से नाराज़ है और सारा गुस्सा निकल गया किसी और पर। ये शख्स मर चुका है। लेनोर के सामने जब उसकी डेड बॉडी आती है तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो ये जो भी पार्टी होने वाली थी, वेडिंग फीस्ट चल रहा था, ये सब कुछ राजा ने ख़त्म कर दिया है। अब कोई भी रॉयल वेडिंग नहीं होगी, बल्कि चुपचाप खामोशी से लेनोर और रेनेरा की शादी कर दी जाएगी। सर क्रिस्टन कोल किंग्स लैंडिंग के गार्डन के अंदर मौजूद हैं। उनके सामने वेयरवुड ट्री मौजूद है। वो अपने आप को मारना चाह रहे हैं। उनके हाथ में एक चाकू है जो वो अपने सीने में उतारने वाले हैं शायद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हैं और अपने किंग्स गार्ड की ओथ को तोड़ने के बाद उन्हें बहुत दुख है, क्योंकि रेनेरा भी उनके साथ सीरियस नहीं है। तो ऐसे में वो जो भी कदम लेने वाले हैं उसे रोक देती हैं क्वीन एलिसेंट
और वो सर क्रिस्टन को शायद सपोर्ट करेगी। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि क्वीन एलिसेंट अब अकेले नहीं है और उसके साथ लेरिस स्ट्रॉन्ग का सपोर्ट है और सर क्रिस्टन कोल जो खुद एक किंग्सगार्ड का हिस्सा है वो भी एलिसेंट के शायद अंडर ही काम करे। अब देखते हैं, आगे पता चलेगा। साथ ही साथ हमें रोता हुआ लेनोर वेलेरियन नज़र आता है जो बहुत दुखी है अपने बॉयफ्रेंड की मौत से। उसकी शादी हो रही है रेनेरा के साथ। ये जल्दी जल्दी में किया जा रहा इवेंट है। हम किंग विसेरस को भी देखेंगे जिसकी नाक से खून निकल रहा है और वो अचानक से फर्श पर गिरता है। क्या वो मर चुका है या आगे वाले एपिसोड में हमें फिर से नज़र आएगा, पता नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो गया है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछिए। अच्छा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मैंने जो फेसबुक का पेज बनाया था वॉच रोज़ का, वो ब्लॉक हो गया है, तो मुझे इस वजह से नया फेसबुक पेज बनाना पड़ा है। तो उसका जो आईडी है वो भी अलग है, @watchroz1 है। पहले सिंपली आप फेसबुक पे जाते @watchroz लिखते तो आपको वॉचरोज़ का पेज मिल जाता, बट अब आपको @watchroz1 लिखना होगा। इस पेज को प्लीज़ फाइंड करिए और लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि पहले पता है 5000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए थे उस पेज के। पूरे जो भी 3-4 साल की मेहनत थी उस पेज की वो सारी वेस्ट हो गई है। तो मैं दोबारा से इस पेज को बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। आपके सपोर्ट की ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरत है, बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।